हेलो एवरीवन। बीपीएससी के द्वारा भारत के भूगोल से जितने भी क्वेश्चंस पूछे गए थे उन्हीं सारे क्वेश्चनों को मिला करके ये क्वेश्चनों की वन लाइनर फॉर्मेट तैयार की गई है ताकि एग्ज़ाम के समय में आप कम से कम समय में ज़्यादा से ज़्यादा चैप्टर को रिवाइज कर पाएँ। तो चलिए शुरू करते हैं। पहला क्वेश्चन दिया था कि भारत के कुल विद्युत उत्पादन में जल विद्युत का योगदान कितना % है। तो भारत में जितना भी विद्युत का उत्पादन होता है इसमें 12% जो है वो जल विद्युत का स्रोत होता है। इसको आप ध्यान रखिएगा। भारत में सबसे पुराना तेल का भंडार कौन सा है? तो भारत में सबसे पुराना तेल का भंडार डिंगबोई है जो कि असम राज्य में पड़ता है। इसको आप ध्यान रखिएगा। झारखंड में कोयला की खान कहाँ पर स्थित है? तो झारखंड में जो झरिया वाला क्षेत्र है यहाँ पर कोयले की खान स्थित है। इसको आप ध्यान रखिएगा। ऊर्जा के वाणिज्यिक स्रोतों में विशुद्धतः कौन कौन शामिल हैं? ऊर्जा के वाणिज्यिक स्रोतों में कोयला शामिल है, तेल शामिल है, गैस शामिल है, जल विद्युत और यूरेनियम भी शामिल हैं इसी में। इसको आप ध्यान रखिएगा। भारत में सर्वप्रथम तेल ऊर्जा संकट कब हुआ था? तो भारत में पहला जो तेल ऊर्जा संकट हुआ था वो हुआ था 1970 से लेकर के 1980 के बीच में। इसको आप ध्यान रखिएगा। भारत में वाणिज्यिक ऊर्जा का कितना प्रतिशत आपूर्ति कोयले से होता है? तो जितना भी वाणिज्यिक ऊर्जा चाहिए भारत को उसका 67% जो है वो कोयले से आपूर्ति होती है। इसको आप ध्यान रखिएगा। भारत का वह राज्य जो सर्वाधिक अभ्रक का उत्पादन करता है। तो भारत में सबसे ज़्यादा अभ्रक जो है वो आंध्र प्रदेश एवं राजस्थान से उत्पादित होता है। इसको आप ध्यान रखिएगा। झारखंड का लौह अयस्क उत्पादन में सर्वाधिक महत्वपूर्ण जिला कौन सा है? तो झारखंड का सबसे ज़्यादा लौह उत्पादन जो है वो झारखंड के सिंह भूमि जिले से होता है। किस जिले से? सिंह भूमि जिले से होता है। इसको आप ध्यान रखिएगा। कोरबा कोयला क्षेत्र किस राज्य में अवस्थित है? तो जो कोरबा कोयला क्षेत्र है वो भारत के छत्तीसगढ़ राज्य में स्थित है। इसको आप ध्यान रखिएगा। भारत में पहला पनबिजली शक्ति केंद्र कहाँ पर आरंभ हुआ था? तो पहली बार पनबिजली शक्ति केंद्र जो है वो शिव समुद्रम में प्रारंभ हुआ था। इसको आप ध्यान रखिएगा। वह स्रोत जिससे भारतवर्ष सबसे अधिक विद्युत प्राप्त करता है वो कौन सा है? तो वो है तापीय विद्युत स्रोत। इसको आप ध्यान रखिएगा। खनिज अयस्क निक्षेपों में से कौन सा दंडकारण्य प्रदेश में मिलता है? तो खनिज अयस्कों में अगर बात करें कि कौन सा निक्षेप जो है वो दंडकारण्य क्षेत्र में पाया जाता है तो यहाँ पर जो है वो बॉक्साइट पाया जाता है। इसको आप ध्यान रखिएगा। इसके बाद मंगलौर के निकट स्थित कौन सी जगह है जहाँ पर न्यूक्लियर विद्युत संयंत्र है? तो जो न्यूक्लियर विद्युत संयंत्र जो है वो मंगलौर के पास में वो है कैगा में। कहाँ पर है? कैगा में है। इसको आप ध्यान रखिएगा। छत्तीसगढ़ में सीमेंट उद्योग विकसित है क्योंकि यहाँ मुख्य रूप से क्या उपलब्ध है? तो छत्तीसगढ़ में चूना पत्थर उपलब्ध है। इसी के चलते यहाँ पर सीमेंट उद्योग जो है वो विकसित हुआ है। इसको आप ध्यान रखिएगा। भारत में सबसे अधिकतम खनिजीकृत शैल तंत्र किस क्षेत्र में पाया जाता है? तो भारत में सबसे ज़्यादा अधिकतम खनिजीकृत शैल जो है वो धारवाड़ वाले क्षेत्र में पाया जाता है। जो धारवाड़ की चट्टानें हैं यहाँ पर सबसे ज़्यादा खनिज पाया जाता है। इसको आप ध्यान रखिएगा। बोकारो और भिलाई लौह एवं इस्पात परियोजनाएं किसके सहयोग से स्थापित हैं? तो बोकारो और भिलाई दोनों के दोनों जो है वो सोवियत संघ के सहयोग से स्थापित की गई हैं। इसको आप ध्यान रखिएगा। ओडिशा में स्टील उत्पादन केंद्र कौन सा है? तो ओडिशा का जो स्टील उत्पादन केंद्र है वो है राउरकेला। कौन सा है? राउरकेला है। इसको आप ध्यान रखिएगा। सबसे अधिक पवन ऊर्जा क्षमता का उपयोग किस राज्य के द्वारा किया जाता है? तो सबसे ज़्यादा पवन ऊर्जा का उपयोग जो है वो भारत का तमिलनाडु राज्य करता है। इसको आप ध्यान रखिएगा। अखबारी कागज़ उद्योग किस स्थान पर अवस्थित है? अर्थात अखबार के लिए जो कागज़ बनते हैं वो कहाँ पर बनते हैं? तो ये बनते हैं नेपानगर में। कहाँ पर? नेपानगर में बनते हैं। इसको आप ध्यान रखिएगा। वस्त्र उद्योग का केंद्र कौन सा है? तो वस्त्र उद्योग का केंद्र जो है वो भीलवाड़ा है। कौन सा है? भीलवाड़ा है। इसको आप ध्यान रखिएगा। भारत में वह तेल शोधन कारखाना जिसकी स्थापना रोमानिया के सहयोग से की गई थी वो कौन सा है? तो वो है गुवाहाटी वाला। जो गुवाहाटी वाला तेल शोधन कारखाना है ये रोमानिया के सहयोग से स्थापित किया गया था। इसको आप ध्यान रखिएगा।
भारत में कहवा उत्पादन में अग्रणी राज्य कौन सा है? तो भारत में कहवा का सबसे ज़्यादा उत्पादन जो है वो कर्नाटक राज्य में होता है, इसको आप ध्यान रखेंगे। भारत के किस राज्य में भिलाई इस्पात प्लांट अवस्थित है? तो जो भिलाई प्लांट है वो भारत के छत्तीसगढ़ राज्य में स्थित है, इसको आप ध्यान रखिएगा। तमिलनाडु में सर्वाधिक सूती वस्त्र के कारखाने किस क्षेत्र में पाए जाते हैं? तो तमिलनाडु राज्य में सबसे ज़्यादा सूती वस्त्र के कारखाने जो हैं वो कोयम्बटूर में पाए जाते हैं, इसको आप ध्यान रखिएगा। तांबा उद्योग कहाँ पर स्थापित है? तो तांबा जो उद्योग है वो खेतड़ी में स्थित है, इसको आप ध्यान रखिएगा। यहीं से तांबा का निष्कासन किया जाता है, खेतड़ी के खान से, इसको आप ध्यान रखेंगे। भारत वैगन एवं इंजीनियरिंग कंपनी लिमिटेड कहाँ पर स्थापित है? तो भारत वैगन एवं इंजीनियरिंग लिमिटेड जो है वो मोकामा में स्थित है, बिहार के मोकामा में, इसको आप ध्यान रखिएगा। टिस्को संयंत्र किस शहर के नज़दीक में स्थित है? तो अगर टिस्को की बात करें तो ये टाटा नगर के नज़दीक में स्थित है टिस्को, इसको आप ध्यान रखिएगा। भारत में कोर उद्योग कौन सा है? तो भारत में अगर कोर इंडस्ट्री की बात करें तो वो है विद्युत, कोयला और पेट्रोलियम। ये तीनों के तीनों जो है वो कोर उद्योग में आते हैं, इसको आप ध्यान रखिएगा। भद्रावती इस्पात केंद्र किस नदी के किनारे स्थित है? तो जो भद्रावती इस्पात केंद्र है ये भद्रावती नदी के किनारे पर स्थित है, इसको आप ध्यान रखिएगा। छोटा नागपुर के पठार पर कौन सा क्षेत्र स्थित है? तो छोटा नागपुर का जो पठार है यहीं पर जो है वो रांची स्थित है, इसको आप ध्यान रखेंगे। लौह एवं इस्पात उद्योग किन क्षेत्रों में स्थापित किया गया है? तो लौह और इस्पात जो उद्योग है वो झारखंड के बोकारो में स्थित है, इसको आप ध्यान रखिएगा। जल भराव की आवश्यकता किन फसलों के लिए होती है? तो जिन फसलों के लिए जल भराव की आवश्यकता होती है उनमें से एक फसल धान भी है, इसको आप ध्यान रखिएगा। ग्रीष्मकाल में वर्षा होती है जो कि केरल और कर्नाटक के तटीय क्षेत्रों में एक सामान्य घटना है, इसे स्थानीय रूप से किस नाम से जाना जाता है? तो जो केरल और कर्नाटक में ग्रीष्मकाल में वर्षा होती है इसे मैंगो शावर्स के नाम से जाना जाता है, इसको आप ध्यान रखिएगा। इसी को पश्चिम बंगाल में काल बैसाखी के नाम से जाना जाता है, इसको भी आप ध्यान रखिएगा। कॉफ़ी के लिए मशहूर क्षेत्र कौन सा है? तो कॉफ़ी के लिए जो मशहूर क्षेत्र है वो है कोडागू। कौन सा है? कोडागू है, इसको आप ध्यान रखिएगा। भारत का सबसे लंबा राष्ट्रीय मार्ग कौन सा है? तो भारत का सबसे लंबा राष्ट्रीय मार्ग जो है वो NH-27 है। कौन सा है? NH-27 है, इसको आप ध्यान रखिएगा। अटल सुरंग जो कि रोहतांग हिमाचल प्रदेश में स्थित है, इसकी लंबाई कितनी है? तो जो अटल सुरंग है इसकी लंबाई है 9.02 किलोमीटर, इसको आप ध्यान रखिएगा। विश्व का सबसे ऊंचा रेलवे पुल किस नदी के ऊपर बना है? तो सबसे ऊंचा रेलवे पुल जो है वो चिनाब नदी के ऊपर बना है, इसको आप ध्यान रखिएगा। जवाहरलाल नेहरू बंदरगाह किस राज्य में स्थित है? तो जो जवाहरलाल नेहरू बंदरगाह है ये जो है वो महाराष्ट्र राज्य में स्थित है, इसको आप ध्यान रखिएगा। भारत का 13वां प्रधान बंदरगाह किस राज्य में स्थापित किया जाने वाला है? तो भारत का जो 13वां बंदरगाह है ये महाराष्ट्र राज्य में बनने वाला है, इसको आप ध्यान रखिएगा। भारत के बड़े बंदरगाहों में से किस बंदरगाह का नाम दीनदयाल पोर्ट के नाम से फिर से रखा गया है? तो ये जो बंदरगाह है वो है कांडला बंदरगाह। कौन सा है? कांडला बंदरगाह है, इसको आप ध्यान रखिएगा। भारत का सबसे लंबा राजमार्ग जो कि जबलपुर से होकर के गुजरता था वो कौन सा था? तो वो था 07। कौन था? NH-07, लेकिन अब जो है वो 27 हो गया है, इसको आप ध्यान रखिएगा। वह बंदरगाह जो समुद्र से 182 किलोमीटर की दूरी पर स्थित है वो कौन सा बंदरगाह है? तो वो है कोलकाता बंदरगाह। कौन सा है? कोलकाता बंदरगाह है, इसको आप ध्यान रखिएगा। राष्ट्रीय जल मार्ग 1 किसको जोड़ता है? तो जो राष्ट्रीय जल मार्ग 1 है वो जो है वो इलाहाबाद से लेकर के हल्दिया के बीच में है, इसीलिए यह हल्दिया और इलाहाबाद को जोड़ता है, इसको आप ध्यान रखिएगा। स्वर्णिम चतुर्भुज कैसी परियोजना है? तो जो स्वर्णिम चतुर्भुज योजना है यह एक राष्ट्रीय राजमार्ग परियोजना थी, इसको आप ध्यान रखिएगा। भारत का 40% सड़क परिवहन किन मार्गों पर होता है? तो भारत का जो 40% परिवहन है वो राष्ट्रीय राजमार्गों पर होता है, इसको आप ध्यान रखिएगा।
पूर्व मध्य रेलवे का जोन मुख्यालय हाजीपुर किस राज्य में स्थित है? तो हाजीपुर जो है वो बिहार राज्य में स्थित है, जो कि पूर्व मध्य रेलवे का जोन भी है। इसको आप ध्यान रखिएगा। भारत में सबसे पहले रेल मार्ग किस वर्ष स्थापित किया गया था, किस वर्ष तैयार किया गया था? तो पहली बार रेल मार्ग जो है वो 1853 ईस्वी में स्थापित किया गया था मुंबई में। इसको आप ध्यान रखिएगा। मार्मुगाओ पत्तन किस राज्य में स्थित है? तो जो मार्मुगाओ पत्तन है ये गोवा राज्य में स्थित है। इसको भी आप ध्यान रखिएगा। इसके बाद बड़ी लाइन की दो पटरियों के बीच की दूरी कितनी होती है? तो जो रेलवे की बड़ी लाइन होती है, इनके पटरियों के बीच की जो दूरी होती है वो 5 फीट 6 इंच होती है। कितनी होती है? 5 फीट 6 इंच होती है। इसको आप ध्यान रखिएगा। भारत में कुल सड़क की लंबाई में राष्ट्रीय राजमार्ग का परसेंटेज कितना है? तो भारत में जितनी भी सड़क है उसकी लंबाई का सिर्फ और सिर्फ 2% ही राष्ट्रीय राजमार्ग में आता है। इसको आप ध्यान रखिएगा। भारत में नीलगिरी पहाड़ियों पर कौन सी जनजाति निवास करती है? तो भारत में जो नीलगिरी की पहाड़ियाँ हैं इस पर जो है वो टोडा जनजाति निवास करती है। इसको भी आप ध्यान रखिएगा। 2020 ईस्वी में भारत में फसलों में से किस फसल का रकबा सबसे ज़्यादा था? अर्थात भारत में सबसे ज़्यादा रकबे में कौन सी फसल उगाई गई थी 2020 ईस्वी में? तो वो उगाया गया था चावल। कौन सा? धान की फसल उगाई गई थी। इसको आप ध्यान रखिएगा। भारत में कहवा उत्पादन में अग्रणी राज्य कौन सा है? तो भारत में सबसे ज़्यादा कहवा जो है वो कर्नाटक राज्य में उत्पादित होता है। इसको आप ध्यान रखिएगा। वह एक कृषि उपज जिसका भारत विश्व में सर्वाधिक उत्पादन करता है वो कौन सा है? तो वो जो है वो कपास है। कौन सा है? कपास है, जो कि भारत में सबसे ज़्यादा, विश्व में सबसे ज़्यादा उत्पादन किया जाता है भारत के द्वारा। इसके बाद अंगोरा ऊन किस जानवर से प्राप्त किया जाता है? तो जो अंगोरा ऊन होता है वो खरगोश से प्राप्त किया जाता है। इसको आप ध्यान रखिएगा। भारत में कपास उत्पादन में अग्रणी राज्य कौन सा है? तो भारत में सबसे ज़्यादा कपास जो है वो गुजरात राज्य में होता है। इसको आप ध्यान रखिएगा। यह कई बार पूछा जा चुका है, कई बार इसमें भी देखने को मिल चुका है। भारत में अधिकतम मात्रा में दूध उत्पादित करने वाला राज्य कौन सा है? तो भारत में सबसे ज़्यादा दूध का उत्पादन जो है वो भारत के उत्तर प्रदेश राज्य में होता है। इसको आप ध्यान रखिएगा। भारत में अधिकतर खाया जाने वाला खाद्यान्न कौन सा है? तो भारत में सबसे ज़्यादा चावल खाया जाता है। इसको आप ध्यान रखिएगा। वर्जीनिया तंबाकू के उत्पादन में किस राज्य का एकाधिकार है? तो जो वर्जीनिया तंबाकू होता है इसके उत्पादन में भारत का जो आंध्र प्रदेश राज्य है इसको एकाधिकार प्राप्त है। इसको आप ध्यान रखिएगा। भारत में जूट का सबसे अधिक उत्पादन किस प्रदेश में होता है? तो भारत में सबसे ज़्यादा जूट का उत्पादन जो है वो पश्चिम बंगाल में होता है। कहाँ पर? पश्चिम बंगाल में होता है। इसको आप ध्यान रखिएगा। भारत में चीनी का कटोरा किस राज्य को कहा जाता है? तो चीनी का कटोरा जो है वो भारत के उत्तर प्रदेश राज्य को कहा जाता है। इसको आप ध्यान रखिएगा। भारत का वह राज्य जो रबड़ के उत्पादन में अग्रणी है वो कौन सा है? तो वो है केरल राज्य। कौन सा राज्य है? केरल राज्य है। इसको आप ध्यान रखिएगा। भारत में एकमात्र राज्य जो केसर का उत्पादन करता है वो कौन सा राज्य है? तो केरल केसर का उत्पादन करने वाला जो राज्य है भारत का वो है जम्मू कश्मीर। कौन सा है? जम्मू कश्मीर। यहीं पर करेवा मिट्टी पाई जाती है, इसीलिए इसका उत्पादन सिर्फ और सिर्फ यहीं पर होता है। इसको आप ध्यान रखिएगा। भारत का अधिकतम गेहूं उत्पादन किस राज्य में होता है? तो भारत में सबसे ज़्यादा गेहूं जो है वो उत्तर प्रदेश राज्य में होता है। इसको आप ध्यान रखेंगे। भारत के किन राज्यों में गन्ना सबसे ज़्यादा पैदा होता है? तो भारत में सबसे ज़्यादा गन्ना जो है वो यूपी और महाराष्ट्र में होता है। इसको आप ध्यान रखेंगे। द्वितीय हरित क्रांति का संबंध किससे है? तो जो द्वितीय हरित क्रांति है इसका संबंध जैव प्रौद्योगिकी के प्रयोग से है। इसको आप ध्यान रखिएगा। भारत में जिन क्षेत्रों में शुष्क भूमि कृषि की जाती है उसमें वार्षिक वर्षा कितने सेमी से कम होता है? तो ऐसे क्षेत्र जहां पर 75 सेमी से कम वर्षा होती है उन क्षेत्रों में शुष्क भूमि कृषि की जाती है। इसको आप ध्यान रखिएगा। भारत अपनी आवश्यकता से अधिक उत्पादन किसका करता है? तो भारत में अपनी आवश्यकता से ज़्यादा उत्पादन जो है वो चाय का किया जाता है। इसको आप ध्यान रखिएगा। कृषि में युग्म पैदावार का आशय क्या होता है?
तो कृषि में युग्म पैदावार का मतलब ये हुआ कि एक ही साथ दो फसलों को उगा लेना, इसी को जो है वो युग्म पैदावार कहा जाता है। इसको आप ध्यान रखिएगा। भारत के चावल के कटोरे के क्षेत्र का नाम किस क्षेत्र को दिया गया है? तो भारत में चावल का कटोरा जो है वो कृष्णा गोदावरी का जो डेल्टा वाला क्षेत्र है, इसी को भारत में चावल का कटोरा कहा जाता है। इसको आप ध्यान रखिएगा। भारत का एक प्रमुख कपास उत्पादक क्षेत्र कौन सा है? तो भारत में कपास उत्पादन जो है वो दक्कन वाले क्षेत्र में होता है। इसको भी आप ध्यान रखेंगे। हरित क्रांति के कारण किस फसल के उत्पादन में सर्वाधिक वृद्धि हुई है? तो सबसे ज़्यादा वृद्धि जो है वो गेहूं के फसल में देखने को मिली थी हरित क्रांति के समय में। इसको आप ध्यान में रखेंगे। इसके बाद भरमौर जनजातीय क्षेत्र किस राज्य में है? तो जो भरमौर जनजातीय क्षेत्र है वो भारत के हिमाचल प्रदेश में पड़ता है। इसको आप ध्यान में रखिएगा। तमिलनाडु की नीलगिरी व उटकमंड पहाड़ियों में निवास करने वाली जनजाति कौन सी है? तो नीलगिरी में जो जनजाति निवास करती है वो है टोडा जनजाति। कौन सी है? टोडा जनजाति। न्यूनतम अनुसूचित जनजाति किस राज्य में पाई जाती है? तो सबसे कम अनुसूचित जनजाति जो है वो गोवा राज्य में पाई जाती है। इसको आप ध्यान में रखेंगे। इसके बाद टोडा जनजाति किस क्षेत्र में निवास करती है? तो अगर टोडा की बात करें तो ये तमिलनाडु राज्य में निवास करती है। जो नीलगिरी का पर्वत है उसी पर ये लोग रहते हैं। भारत में द्रविड़ियन प्रजाति मुख्यतः किन क्षेत्रों में संकेंद्रित है? तो भारत में जो द्रविड़ियन प्रजाति है ये मुख्य रूप से दक्षिण भारत की प्रजाति है। इसको आप ध्यान रखिएगा। गद्दी लोग किस राज्य में निवास करते हैं? तो जो गद्दी लोग होते हैं वो हिमाचल प्रदेश में निवास करते हैं। इसको भी आप ध्यान रखिएगा। इसके बाद बोडो जनजाति किस क्षेत्र में निवास करती है? तो जो बोडो जनजाति है वो जो है वो गारो पहाड़ियों पर निवास करती है। इसको आप ध्यान में रखेंगे। मणिपुर की मध्य घाटी में संकेंद्रित गैर अनुसूचित लोगों को क्या कहा जाता है? तो मणिपुर के जो मध्य घाटी में जो गैर अनुसूचित लोग हैं वो मैतेई हैं। कौन है? मैतेई हैं। इसको आप ध्यान में रखिएगा। सिद्धी जनजाति किस राज्य में पाई जाती है? तो जो सिद्धी जनजाति है वो भारत के गुजरात राज्य में पाई जाती है। इसको भी आप ध्यान रखिएगा। मारवाड़ राजस्थान के किस भाग में स्थित है? तो अगर मारवाड़ की बात करें तो ये जो है वो राजस्थान के पश्चिमी भाग में स्थित है। इसको आप ध्यान रखिएगा। गंगा सागर क्या है? तो गंगा सागर जो है वह एक तीर्थ स्थल है जो कि पश्चिम बंगाल में पड़ता है। इसको आप ध्यान रखिएगा। चाप चार कूट त्यौहार किस राज्य में मनाया जाता है? जो चाप चार कूट त्यौहार है ये मिजोरम राज्य में मनाया जाता है। किस राज्य में? मिजोरम राज्य में मनाया जाता है। एक रानी मक्खी कितने प्रकार के अंडे देती है? तो जो रानी मक्खी होती है वो दो प्रकार के अंडे देते हैं। कितने प्रकार के? दो प्रकार के अंडे देते हैं। एक से बनती हैं रानी और कार्यकर्ता और दूसरे से बनते हैं ड्रोन। क्या बनते हैं? ड्रोन बनते हैं एक से, और एक से बनते हैं रानी और कार्यकर्ता। इसको आप ध्यान रखिएगा। पृथ्वी दिवस कब मनाया जाता है? तो पृथ्वी दिवस जो है वो 22 अप्रैल को प्रत्येक वर्ष मनाया जाता है। इसको आप ध्यान रखिएगा। पंजाब में डेरा, राजस्थान में ढाड़ी और हरियाणा में गढ़ी किस प्रकार की ग्रामीण बस्तियां हैं? तो ये जो है वो पूर्वा बस्तियां हैं। कैसी बस्तियां हैं? पूर्वा बस्तियां हैं। इसको आप ध्यान में रखिएगा। इसके बाद भारत का वह राज्य जहां पर समुद्री अपरदन सर्वाधिक होता है वो कौन सा राज्य है? तो वो है पश्चिम बंगाल। जो पश्चिम बंगाल है यहाँ पर सबसे ज़्यादा समुद्री अपरदन होता है। इसको आप ध्यान रखिएगा। निम्न में से कौन सा एक द्वीप नहीं है? तो अगर कौन सा द्वीप नहीं है जो ऑप्शन दिया था उनमें से जो उड़ान है ये एक द्वीप नहीं है जिस पर कि नवी मुंबई बसा हुआ है। इसको आप ध्यान रखिएगा। जुड़वा नगर के नाम से किन शहरों को जाना जाता है? तो जुड़वा नगर की अगर बात करें तो ये जो है वो हैदराबाद और सिकंदराबाद को जाना जाता है जुड़वा नगर के नाम से। इसको भी आप ध्यान में रखिएगा। इसके बाद एक प्रवाल द्वीप का उदाहरण कौन सा है? तो जो ऑप्शन दिया था उसमें लक्षद्वीप जो है वो एक प्रवाल द्वीप का उदाहरण है। इसको आप ध्यान में रखेंगे। वर्तमान में बिहार में संपत्ति का मुख्य स्रोत क्या है? तो बिहार में संपत्ति का जो मुख्य स्रोत है वो है कृषि। क्या है? कृषि है। उसके बाद रांची शहर किस राज्य में स्थित है? तो अगर रांची की बात करें तो जो रांची शहर है वो भारत के झारखंड राज्य में स्थित है।
इसको भी आप ध्यान रखिएगा। पारादीप किस राज्य में अवस्थित है? तो अगर पारादीप की बात करें तो ये जो है वो उड़ीसा राज्य में स्थित है। किस राज्य में? उड़ीसा राज्य में स्थित है, इसको आप ध्यान रखिएगा। तो फ्रेंड्स, जितने भी भूगोल से क्वेश्चंस पूछे गए थे वो सारे हम लोगों ने कवर कर लिया है। अब कौन से सब्जेक्ट पर आपको वीडियो चाहिए वो आप हमें कमेंट बॉक्स में ज़रूर बताइएगा, और ये वीडियो आपको कैसी लगी वो भी आप हमें कमेंट बॉक्स में ज़रूर बताइएगा। अगर ये अच्छी लगी हो तो वीडियो को लाइक ज़रूर करिएगा। बाकी के जो आने वाली वीडियोज़ हैं उनका नोटिफिकेशन पाने के लिए चैनल को सब्सक्राइब भी कर लीजिएगा। थैंक्स फॉर वॉचिंग, हैव अ नाइस डे, थैंक यू।